चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने ऑफिशियली अपना एक हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इवन दो कि हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम अपने कैफ लेवल पे भी कवर किए हैं, लेकिन जाहिर है कि कैफ का टैक्स पड़े हुए एक जमाना गुजर गया और टैक्स लॉ में वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो अपडेटेड पोजीशन के हिसाब से आपने इन सारे हेड्स ऑफ इनकम को दोबारा से कवर करना है मेरे साथ। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं की थी, जो आपको इंशाल्लाह इस सीए फाइनल पे लेवल पे कवर करवाई जा रही होगी। तो आज की क्लास में हम अपना एक हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने लगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के हेड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जनरल और एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि देखें, हम कोई भी हेड ऑफ इनकम कवर करें, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, अगर मैं किसी भी हेड को पढ़ने लगा हूँ, पढ़ाने लगा हूँ, रिवाइज करने लगा हूँ और मुझे ये मेक श्योर करना हो कि मैंने इस हेड को कंप्लीटली हर एंगल से, हर लिहाज से कवर कर लिया है, या किसी भी हेड की कवरेज, मुझे उसकी कवरेज की कंप्लीटनेस इंश्योर करनी हो, तो मैं ये देखूंगा क्या मुझे उस रेलिवेंट हेड के बारे में कम से कम ये 7 बातें मालूम है। अगर मैं किसी भी हेड के बारे में कम से कम ये 7 एरियाज कवर कर लूं, तो मैं उस हेड की मैक्सिमम कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकता हूं। मैं कोई हेड पढ़ाने लगूं, आप कोई हेड रिवाइज करने लगे, आप कोई हेड खुद से पढ़ने लगे, अगर आपने किसी भी हेड की कंप्लीटनेस को मेक श्योर करना है, तो आपने ये देखना है कि आपने रेलिवेंट हेड के हवाले से क्या ये 7 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। नंबर 1, अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड। हम जिस हेड को कवर करने लगे हैं, हमारे रेलिवेंट हेड में कौन सा अमाउंट, कौन सी इनकम चार्जेबल टैक्स होने वाली है। नंबर 2, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। जिस हेड को मैं कवर करने लगा हूं, उस हेड में इनकम की टैक्सेबिलिटी की बेसिस क्या है, उस हेड में टैक्स की चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या है। यहाँ पे 2 ही बातें होंगी, या तो आपकी इनकम कैश बेसिस पे टैक्स हो रही होगी, या आपकी इनकम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो रही होगी। तो इनकम में, हेड्स ऑफ इनकम में इनकम की टैक्सेबिलिटी या तो कैश बेसिस पे होंगी या एक्रूअल बेसिस पे होंगी। नंबर 3, अलाउबल डिडक्शंस अंडर दी हेड। हम जिस रेलिवेंट हेड को कवर करने लगे, इस हेड में हमें कौन कौन सी डिडक्शंस या कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है। फॉर एग्जांपल, सैलरी में अलग डिडक्शंस होंगी, कैपिटल गेन में अलग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलग, इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलग। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर हमारे रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में लॉस आ जाए, तो इस लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी। क्या वो लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट होगा, क्या वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो लॉस सरेंडर होगा, इस तरह की बात है। नंबर 5, एग्जेम्पशंस ऑफ द हेड। कि जिस भी हेड को मैं पढ़ने लगा हूँ, जिस हेड को भी मैं कवर करने लगा हूँ, इस हेड में कौन कौन सी इनकम लॉ मेकर ने एग्जाम बताई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट चार्जेबल टैक्स होता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड का रेंट हो तो ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो हर हेड की एग्जाम इनकम को कवर करना है। नंबर 5, पाकिस्तान सोर्स इनकम वर्सेस फॉरेन सोर्स इनकम का क्राइटेरिया। कि जिस भी हेड की मैं इनकम कवर करने लगा हूँ, किस वक्त वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, किस वक्त वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम होगी। और ये कंक्लूड करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हमारा टैक्स पेयर रेजिडेंट है, तो इसकी पीएसआई एफएसआई दोनों ही टैक्सेबल होनी है, लेकिन अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट, तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होनी है। एंड नंबर 7, विद होल्डिंग टैक्स इम्प्लीकेशन। कि जिस भी हेड को मैं कवर करने लगा हूँ, इसके लिए लॉ मेकर ने विद होल्डिंग का कौन सा सेक्शन, विद होल्डिंग के कौन से प्रोविजंस प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर अपने हेड्स ऑफ इनकम की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना हो, तो मैं आंसर करूंगा कि क्या मैंने इन 7 एरियाज को कवर कर लिया है। इफ यस, ये सातों बातें मुझे मालूम है, तो मैं कह सकता हूं कि उस हेड को मैंने कंप्लीटली हर एंगल से, हर लिहाज से कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपने कैपिटल गेन के अमाउंट चार्जेबल के सेक्शन से। कैपिटल गेन के अमाउंट चार्जेबल के सेक्शन से, दैट इज सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कहता है, एनी गेन arising on the disposal of a capital asset, any gain arising on the disposal of a capital asset by a person in a tax year, other than gain that is exempt from tax, shall be chargeable to tax in that year under the head capital gain. बज़ाहिर बड़ा सिंपल सा चार्जिंग सेक्शन है कि कैपिटल एसेट्स की डिस्पोजल पे जो गेन आएगा, वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्स होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल पोस्टमार्टम करें इस चार्जिंग सेक्शन का, तो हमारे सामने कुछ टर्म्स निकल कर सामने आएगी। नंबर 1, ये गेन कैलकुलेट कैसे होगा। सर, गेन को कैलकुलेट करने का तरीकेकार सेक्शन 37 में ही बताया गया है, एंड दैट इज कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट।
अब कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, सर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, ये तो हमें मालूम थी। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कंसिडरेशन और कॉस्ट को लॉ मेकर ने डिटेल में डिफाइन किया है। कॉस्ट की डेफिनेशन आपके टैक्स लॉ में प्रोवाइडेड है सेक्शन 76 में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपके टैक्स लॉ में प्रोवाइडेड है सेक्शन 77 में, और इसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है कि टैक्स लॉ की नजर में क्या क्या चीजें कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगी, टैक्स लॉ की नजर में हम कंसिडरेशन किसको कह रहे होंगे। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आज इस्तेमाल हुई है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। क्यों लॉ मेकर ने यहाँ पे इंटेंशनली सेल का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों यहाँ पे लॉ मेकर ने इंटेंशनली सेल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि डिस्पोजल का लफ्ज इस्तेमाल किया है? रीजन बीइंग, ये भी बड़ी एक वाइड टर्म है जिसको सेक्शन 75 में डिफाइन किया गया। और जब आप डिस्पोजल की डेफिनेशन मेरे साथ कवर करेंगे तो डिस्पोजल की डेफिनेशन में आप देखेंगे कि हर वो इवेंट, हर वो ट्रांजैक्शन जिसके नतीजे में आपसे एक एसेट की ओनरशिप दूर हो रही है ना, वो डिस्पोजल है। यानी कि अगर मैं किसी को एसेट किसी मॉनिटरी कंसिडरेशन में दे रहा हूं तो ये तो डिस्पोजल है ही। अगर मैं किसी को एसेट दे रहा हूं विदाउट एनी कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल हम एसेट गिफ्ट में देते हैं, सैम्पलिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनहेरिटेंस में देते हैं, तो ये भी डिस्पोजल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एसेट चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हर वो इवेंट, ये बड़ी वाइड डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, हर वो इवेंट, हर वो ट्रांजैक्शन जिसके नतीजे में एक एसेट की ओनरशिप आपसे दूर होगी, वो सारे इवेंट, वो सारे ट्रांजैक्शंस डिस्पोजल कंसिडर होगी। और जब जब डिस्पोजल की डेफिनेशन ट्रिगर होगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के गेन और लॉस पे कोई टैक्स इंप्लीकेशन अराइज हो रही हो। तो डिस्पोजल की बड़ी एक वाइड डेफिनेशन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट आखिर लॉ मेकर किसको कहता है, इसको समझना है, क्योंकि हर एसेट कैपिटल एसेट हो ये जरूरी नहीं है। जो चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर्ड हैं, जिनकी डिस्पोजल पे गेन और लॉस आएगा, तो वो कैपिटल गेन के हेड में अकाउंट फॉर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखिए जो कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जुमला, ये इस तरह का जुमला हर हेड में होगा। सैलरी में भी लिखा है अदर देन सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लिखा है अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी लिखा है अदर देन बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इस जुमले की रेलेवेंस क्या है, इस जुमले की लीगल इंप्लीकेशन क्या है? सर, इस जुमले की लीगल इंप्लीकेशन ये है कि किसी भी हेड में अगर एग्जेम्प्ट इनकम आती है तो फिर उसे मैं अपने रेलेवेंट हेड में प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं उसे एग्जेम्प्ट के नाम से सेपरेटली शो कर रहा होगा। तो बाजार हमारे पास बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, लेकिन इस सेक्शन में बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है जिसे हम कवर करेंगे आज की और आने वाली क्लासेस में। अगेन, arising on disposal of capital asset by a person in a tax year other than gain that is exempt from tax shall be chargeable to tax under the head capital gain। अब जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कवर कर सकते हैं। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आपके पास इनकम टैक्स के सेक्शन 37 सबसेक्शन 5 में दी हुई है। कहता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by a person whether or not connected with the business। Capital asset means property of any kind held by a person whether or not connected with the business। आपके सारे के सारे assets, चाहे वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हो चाहे वो बिजनेस से ताल्लुक ना रखते हो, आपके सारे के सारे assets कैपिटल एसेट्स कंसिडर किए जाएंगे। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड दैट इज हेल्ड बाय पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। कोई एसेट मेरा पर्सनल एसेट हो, कोई एसेट मेरा बिजनेस एसेट हो, सारे के सारे एसेट मेरे, यानी कि मेरे टोटल एसेट इज कैपिटल एसेट्स। पहले तो इसने ये कहा, लेकिन फिर आगे जाकर बट डज नॉट इंक्लूड, तीन चीजों को वो स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल रहा है। नंबर 1, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। कहते हैं आपके बिजनेस का जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, आपके बिजनेस की जो इन्वेंट्री है ना, आपके बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना, ये कैपिटल एसेट नहीं। सर, अगर बिजनेस की इन्वेंट्री, बिजनेस का स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है, तो क्या बिजनेस इन्वेंट्री की डिस्पोजल पे आने वाला गेन टैक्सेबल नहीं होगा? सर, वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, लेकिन वो कैपिटल गेन में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। बिजनेस इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड को इसने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाला। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इन्वेंट्री की डिस्पोजल पे आने वाला गेन टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा, ना कि कैपिटल गेन। उसके बाद दूसरी एक्सक्लूजन, any property with respect to which the person is entitled to a depreciation reduction or amortization reduction। कहता है कोई ऐसा एसेट जिसकी अगेंस्ट आपकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन डिडक्शन की इंटाइटलमेंट बन जाए।
कोई ऐसा एसेट जिसके अगेंस्ट आपकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की डिडक्शन की एंटाइटलमेंट बन जाए, ये एसेट आपका कैपिटल एसेट नहीं है। क्या मतलब सर हमारे बिजनेस के जो डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट्स होंगे जिनके ऊपर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में डेप्रिसिएशन और इनकम फ्रॉम बिजनेस में अमोर्टाइजेशन क्लेम करेंगे, सर ये चीजें कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो अगेन डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट की डिस्पोजल पे आने वाला गेन टैक्स नहीं होगा सर, बिल्कुल टैक्स होगा, लेकिन ये भी कैपिटल गेन में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो रहा होगा। तो कैपिटल एसेट डेफिनेशन में पहले तो कहा कि तुम्हारे सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं सिवाय बिजनेस इन्वेंट्री के, सिवाय बिजनेस के डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट्स के। और तीसरी एक्सक्लूजन, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द पर्सनस फैमिली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। कह रहा है वो सारे मूवेबल एसेट्स जो आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के पर्सनल यूज में, या इन शॉर्ट पर्सनल मूवेबल एसेट्स, सारे पर्सनल मूवेबल एसेट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया है। एनी मूवेबल एसेट, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और बाय एनी मेंबर ऑफ द पर्सनस फैमिली डिपेंडेंट ऑन द, कोई भी मूवेबल एसेट जो कि मेरे या मेरे घर वालों के इस्तेमाल में है वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं। इन शॉर्ट पर्सनल मूवेबल एसेट्स। अब यहां सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर मेरी बाइक है जो मेरे पर्सनल यूज में, मेरी पर्सनल कार है जो मेरे पर्सनल यूज में, मेरा लैपटॉप है जो मेरे पर्सनल यूज में, अगर मैं इनको डिस्पोज ऑफ करता हूं तो क्या इनकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस टैक्सेबल होगा या नहीं? और अगर टैक्सेबल होगा तो फिर कहां टैक्स होगा? सर हमारे पास टैक्स लॉ में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड ये कहता है कि वो इनकम जो किसी और हेड में टैक्स नहीं हो रही वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। तो एक थॉट तो ये क्रिएट होता है कि अगर मैं अपनी पर्सनल बाइक, अपनी पर्सनल गाड़ी, अपना पर्सनल लैपटॉप, अपना पर्सनल मोबाइल जो कि मेरे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करूं तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होनी चाहिए क्योंकि ये कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल मूवेबल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करता हूं तो इनकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन टैक्सेबल ही नहीं होगा। अब ये आपने कैसे कंक्लूड किया? सर आपको याद होगा कि पहली या दूसरी क्लासेस में मैंने आपको कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताए थे, उसमें इनकम की चार्जेबिलिटी के 2 रूल्स बताए थे। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्पशन इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, कि रेवेन्यू नेचर की इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी अनलेस के लॉ मेकर उनकी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करे। एंड कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज नॉट टैक्सेबल अनलेस टैक्सेबिलिटी इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। कैपिटल नेचर की रिसीट बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस के लॉ मेकर उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करे। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बाइक, अपनी पर्सनल कार, अपना पर्सनल लैपटॉप, अपना पर्सनल मोबाइल बेचता हूं तो इसकी डिस्पोजल में जो मेरे पास रिसीट्स आ रही है ये मेरी कैपिटल रिसीट्स है जो कि कैपिटल एसेट में कवर्ड नहीं है, लॉ के किसी और प्रोविजन में कवर्ड नहीं है। तो पर्सनल मूवेबल एसेट की डिस्पोजल पे आने वाला गेन चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं होगा। पर्सनल मूवेबल एसेट की डिस्पोजल पे आने वाला गेन चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं होगा। सर इन केस ऑफ कंपनी पॉइंट्स की वैलिड होता है? नहीं सर, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो कि बिजनेस करने के लिए बनाई गई है। तो पर्सनल यूज की जब हम बात करते हैं तो पर्सनल यूज रेलेवेंट इंडिविजुअल के लिए रहता है, कंपनी के लिए कोई चीज पर्सनल यूज नहीं है, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। सर अगर एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल के अपने स्टाफ के लिए एक बिल्डिंग बनाती है और अपने स्टाफ को कहती है कि आप इस बिल्डिंग में रहें, कंपनी वो बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, कंपनी ने एक बिल्डिंग बनाई और अपने स्टाफ को कह दिया कि इस बिल्डिंग में रहें, क्या इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कंपनी को अलाउ होनी चाहिए? सर ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं अलाउ होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी अपने एग्जीक्यूटिव के लिए, कोई अपने एम्प्लॉयज के लिए बिल्डिंग बना रही है तो कंपनी के लिए एज गुड है कि वो ऐसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो।
और कंपनी के लिए एज गुड है कि वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो, तो कंपनी के लिए वो बिजनेस एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह बिल्कुल मिलेगा। इसी तरह से इन्होंने सवाल पूछा कि कंपनी कुछ एसेट्स अपने डायरेक्टर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए इस्तेमाल कर परचेज कर रही होती है और उनको यूज करने के लिए दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल फोन दे दिए, कोई गैजेट्स दे दिए, कोई XYZ चीजें दे दी। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से तो शायद पर्सनल यूज में है, लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो बिजनेस एसेट ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज के लिए वो खर्चा करें। एनीवे, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर नॉट कनेक्टेड टू द बिजनेस। पहले तो कहा सब कुछ कैपिटल एसेट है, फिर कहा तीन चीजें नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, यानी कि आप वो एसेट्स जिन पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्लेम करोगे वो बिजनेस एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है। और तीसरा कहा पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब पॉइंट नंबर 3 की एक्सक्लूजन में एक बात लिखी है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। ये देखें, हम कैपिटल एसेट की एक्सक्लूजन्स देख रहे हैं, और एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन यानी कि इंक्लूजन, माइनस माइनस प्लस हो रहा होता है, तो एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन का मतलब है कि इंक्लूजन। पर्सनल मूवेबल एसेट में से इसने कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। अब ये कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 क्या चीज है, ये हमारे पास कुछ लिस्टिंग है। कहता है कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38 सबसेक्शन 5, फॉलोइंग मूवेबल प्रॉपर्टीज are specified in section 38 subsection 5, which even held for personal use are treated as capital asset। कुछ मूवेबल एसेट्स ऐसे हैं जो कि लॉ मेकर ने सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाई करा, कुछ मूवेबल एसेट्स ऐसे हैं जो कि सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में है। अगर ये मूवेबल एसेट्स आपके पर्सनल यूज में भी हैं तो भी आपके कैपिटल एसेट ही कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि इनकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस भी कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा। कौन कौन से सर? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडालियन और एंटीक। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि पर्सनल एसेट्स हो सकती हैं, जो कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स हो सकती हैं, लेकिन इन पर्सनल मूवेबल एसेट्स को लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक्सक्लूजन यानी कि इंक्लूजन का पार्ट बनाया है। ये चीजें अगर मेरे पर्सनल यूज में भी है, ये चीजें अगर मेरे पर्सनल यूज में है तो भी कैपिटल एसेट है, इनकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस चार्जेबल टैक्स होगा। हाँ, अगर मेरी पर्सनल बाइक, पर्सनल कार, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल मोबाइल है तो इनकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस ना कैपिटल गेन में टैक्स होगा, ना किसी और जगह पे इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टैक्स हो रहा होगा। एक लास्ट छोटी सी अगर हम एक कैपिटल एसेट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें कि कैपिटल एसेट की हम अगर एक इक्वेशन बनाएं कि क्या क्या कैपिटल एसेट में आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। यानी कि पहले इन्होंने कहा आपसे कि आपके टोटल एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, फिर कहता है बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल दैट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी कि आपकी बिजनेस की जो इन्वेंट्री है, बिजनेस इन्वेंट्री हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। फिर कहता है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, यानी कि हमारे बिजनेस के जो डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट्स है सर, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। और फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स, मेरे पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये तीन चीजें माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास कैपिटल एसेट बन जाएगा? नहीं सर, कैपिटल एसेट नहीं बनेगा, क्योंकि जब आपने पर्सनल मूवेबल एसेट्स को माइनस किया तो आपने सारे पर्सनल मूवेबल एसेट्स को माइनस कर दिया। लेकिन कुछ कैपिटल एसेट्स ऐसे हैं जो कि सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाइड है, जो कि पर्सनल मूवेबल एसेट के नाम पे माइनस हो गए, तो उनको आपको ऐड करना पड़ेगा कैपिटल एसेट ऑफ सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। ये अब हमारे पास कैपिटल एसेट की एक प्रॉपर इक्वेशन बन रही होगी। कॉपी कर लें इसे।
तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल गेन के हेड की फर्दर इम्प्लीकेशंस और जो हमने चार्जिंग सेक्शन में जिक्र किया कि आपके पास कंसिडरेशन की टर्म, कॉस्ट की टर्म, डिस्पोजल की टर्म्स, ये सारी टर्म्स इन डिफरेंट सेक्शंस में डिफाइंड है, इनको कवर करेंगे और अपने कैपिटल गेन के हेड को आगे लेके चल रहे होंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।